हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फार्म हाउस में जन्नत को होश आया तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर वो इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर। तभी उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी हुई अहान के पोर्ट्रेट पर गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो शेखावत फार्म हाउस में है। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और अहान को कमरे में ढूंढने लगी, लेकिन अहान उसे कहीं नजर ही नहीं आया। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक सर्वेंट अंदर आई। वो सर्वेंट उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब आपको कैसा फील हो रहा है मैम? जन्नत फीका सा मुस्कुराई और बोली, मच बेटर। सर्वेंट भी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, बहुत जल्दी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये आप जूस पी लीजिए। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे जन्नत की तरफ बढ़ा दी। जन्नत की नज़रें अभी भी अहान को ढूंढ रही थी। वो नर्स उसकी नज़रों को समझते हुए बोली, क्या आप अपने अहान बाबा को ढूंढ रही हैं? जन्नत ने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया। जन्नत को यूं देखकर उस सर्वेंट को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी तो ड्यूटी थी। वो फीका सा मुस्कुराकर बोली, अहान बाबा तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चले गए। उन्होंने आपके लिए गाड़ी बाहर भिजवा रखी है। आपको जब ठीक लगे तब आप यहाँ से जा सकती हैं। सर्वेंट की बात सुनकर जन्नत को अपने दिल में एक तकलीफ सी महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो सर्वेंट जूस टेबल पर रखकर वहां से चली गई। जन्नत रोते हुए बोली, काश आपने सुबह मुझे बचाया ही नहीं होता हान। अगर यूं ही छोड़कर जाना था तो बचाने की जरूरत ही क्या थी? मर ही जाने दिया होता। वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने की ख्वाहिश कभी नहीं थी मेरी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज। अहान अपने कैबिन में था। सुबह से जब से वह ऑफिस आया था तब से ना जाने अपने कितने ही एम्प्लॉयज को उसने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। अभी अभी 10 मिनट पहले उसने 2 एम्प्लॉयज को तो जॉब से निकाल दिया था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोला, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा? अगर उसे होश आ गया होगा तो चली जाएगी वो वापस घर पर। कॉलेज जाना होगा तो कॉलेज चली जाएगी। मुझे बार बार उसका ख्याल क्यों आ रहा है? जस्ट आई जस्ट हेट आई जस्ट हेट दैट गर्ल। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां पर कांच लगने की वजह से खून आने लगा था। ड्रीम इंडस्ट्रीज। प्याली की गाड़ी इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अब बिल्डिंग की तरफ देखते ही उसकी सांसें सूख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शिकार बनकर शेर की गुफा में आ गई हो। वो गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ आई। तब तक प्याली को सब जान चुके थे। न सिर्फ होटल में ली गई पिक्चर्स बल्कि रिसेप्शन में जो अक्सर और प्याली की पिक्चर्स ली गई थी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। जैसे ही प्याली अंदर आई पूरा स्टाफ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सब प्याली की तरफ देखते हुए गुड मॉर्निंग बोलने लगे। बाहर का स्टाफ खड़ा हुआ तो हुआ, रिसेप्शन पर जब प्याली आई तो उसने भी बड़े ही प्यार से प्याली को गुड मॉर्निंग कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्याली ये सब देखकर थोड़ा अजीब फील कर रही थी। उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। प्याली ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिस्टर शेखावत का कैबिन कौन सा है? तो रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से बाहर निकलकर उसके सामने आई और बोली, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो उसे अक्सर के कैबिन की तरफ ले गई। वहीं दूसरी तरफ अक्सर इस वक्त अपने काम में पूरा बिजी था। हालांकि सामने लाइव फुटेज चल रही थी जो कि पूरी बिल्डिंग को ही कवर कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप पर था। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और प्याली की बड़ी ही मीठी सी आवाज़ आई, मैं अंदर आ जाऊं मिस्टर शेखावत? प्याली की आवाज़ सुनकर
अक्षर ने तुरंत चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखा। अपने सामने प्याली को देखकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि प्याली सच में ऑफिस आई है। जहां तक उसने प्याली को जाना था, प्याली से उसे इस चीज की उम्मीद थोड़ी कम ही थी। प्याली अंदर की तरफ आई तो अक्सर कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाया। प्याली बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके ऊपर हल्का सा झुक कर बोली, गुड आफ्टरनून मिस्टर शेखावत। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी सेलेक्टिव थी। अक्सर की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोला, तुम तुम यहाँ? प्याली हल्का सा मुस्कुराई और उसके सीने पर अपना हाथ रख कर बोली, मुझे तो यहाँ पर आना ही था मिस्टर शेखावत। आप नाराज जो हो रहे थे मुझसे, तो आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए मुझे तो यहाँ आना ही था ना। अक्सर अपनी सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा। प्याली मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, क्या देख रहे हैं आप? अक्सर उसे देखते हुए बोला, ये सब किसने सिखाया, स्नोफ्लेक ने या फिर बेबी डॉल ने? अक्सर की बात सुनकर अब प्याली की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। ये सारा ज्ञान उसे आरजू ने ही दिया था कि वो सीधा कैबिन में जाए और जाकर अक्सर पर हल्का सा झुक कर दो चार प्यार भरी मीठी मीठी बातें करे। इतने में ही अक्सर मान जाएगा। लेकिन यहाँ तो अभी बातों की शुरुआत ही हुई थी कि उसका पूरा पर्दाफाश हो गया था। अक्सर उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, बताओ बताओ, बेबी डॉल ने ये सब सिखा कर भेजा या फिर स्नोफ्लेक ने? प्याली वापस उसके ऊपर झुकी और बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई कुछ सिखा कर आपके पास भेजेगा? आपकी बीवी हूं मैं, और आप मुझसे नाराज होंगे तो ये मुझे कोई सिखाएगा थोड़ी ना कि मुझे आपको कैसे मनाना है। अक्सर हल्का सा हंसा और बोला, तुम जिनके साथ कुछ दिनों से रह रही हो ना बटरकप, मैं उनके साथ तब से हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और उन्हें तुम मुझसे बेहतर नहीं जानती। प्याली का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। उसे लगा कि अब वो अक्षर को नहीं मना पाएगी। तभी अक्षर ने ही एक झटके से प्याली का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो तो शुक्र है प्याली ने टिफिन पहले ही टेबल पर रख दिया था, वरना वो टिफिन के समेत अक्षर के ऊपर गिर जाती। वो हैरानी से अक्षर की तरफ देख रही थी और अक्षर ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, ये आइडिया स्नोफ्लेक का था ना कि अगर पति रूठ गया है तो जाओ जाकर उसे ऑफिस में मनाओ। प्याली ने हल्का सा अपना सिर हाँ में हिलाया। अक्षर के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। प्याली मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपको मनाऊंगी कैसे मिस्टर शेखावत? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझसे नाराज ही क्यों हुए हैं। मैंने तो कोई गलती की नहीं। मैं बस आपको ऑफिस भेजना चाहती थी क्योंकि आप कई दिनों से ऑफिस ढंग से आ नहीं रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अक्सर अभी भी उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, मैं तुमसे इस बात से नाराज हूं ही नहीं कि तुमने मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहा। ऑफिस तो मुझे आना ही था। आई नो बेटर कप, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं किसी की वजह से नहीं छोड़ता। लेकिन उस वक्त सच में मेरा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। पर मेरी नाराज़गी का कारण ये नहीं है। प्याली को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अक्सर इस वजह से उसे नाराज़ नहीं है तो नाराज़ है क्यों। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अक्षर एक बार फिर से बोला, अगर तुम्हें मैं सही कहूँ तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं, और शायद हो भी नहीं सकता। आज सुबह जिस तरह तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मुझे वो बात पसंद नहीं आई। उसकी बात सुनकर प्याली एकदम हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अक्सर जिसे वो ना जाने कभी कभी तो क्या क्या बोल जाती है, वो एक छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया। अक्सर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है बटरकप, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके मैं तुम्हें सच में परेशान तो नहीं कर रहा, इसलिए तुमसे दूर जाने का सोच लेता हूँ। लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा।
और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। प्याली उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। उसने अक्सर के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, इतनी सी बात और इतना बड़ा गुस्सा। अक्सर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। प्याली मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मिस्टर शेखावत, आप ना बहुत रूड और एटीट्यूड वाले बनते हैं, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। कभी कभी तो मैं आपको इतना ज़्यादा बोलती हूँ कि मुझे खुद से दूर जाने दीजिए, और उस वक्त आप मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं। और आज सुबह जब मैं आपकी शैतानियाँ से परेशान हो रही थी, तो आपने सच में मुझे खुद से दूर करने के बारे में सोच लिया। अक्सर तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं नाराज होकर वहां से यहाँ आ गया। तुम्हें तो मैं खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। प्याली हंसी और बोली, अच्छा तो इतना प्यार क्यों? आप तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देते थे ना। हमेशा मुझे गुस्सा करते रहते थे। मुझे देखते ही किसी एटम बम की तरह फूटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो अब क्या हुआ? अब ये मेरे हार्ड मिस्टर शेखावत बर्फ की तरह पिघलने क्यों लगे हैं? ये बोलते हुए प्याली ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसकी शर्ट के बटनों के साथ खेलना शुरू किया, तो अक्सर की नजरें उस पर इंटेंस होने लगी। अब शिकार खुद आकर शिकारी से कहे कि मेरा शिकार कर ले, तो आखिर शिकारी भी कैसे पीछे रह सकता था। वो यूं ही प्याली की उंगलियों को अपने सीने पर महसूस करता रहा। प्याली अचानक से बोली, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए टिफिन लाई थी। आप लंच करेंगे ना मेरे साथ, या फिर अभी भी नाराज रहेंगे? अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लंच तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं कुछ और करूंगा। प्याली की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोली, क्या क्या करेंगे आप? अक्सर ने अपने सीने की तरफ देखा, जहां पर प्याली का नाखून उसके सीने को खोज रहा था। वो अपने होठों को हल्का सा दबा कर बोला, अब तो मुझे परेशान करो और फिर मैं उसका बदला ना लूं। ऐसे कैसे हो सकता है? प्याली ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, वो मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन अब तो अक्सर के इरादे पूरे पक्के हो चुके थे। उसने प्याली की गर्दन पर अपना हाथ उसकी कुर्ती के ऊपर की तरफ रखा। उसका हाथ बाहर की तरफ था, लेकिन उसकी उंगली उसकी गर्दन को छू रही थी, और अक्सर उस उंगली को लगातार कभी दाएं लेकर जाता तो कभी बाएं। प्याली के रोंगटे खड़े होने लगते। वो अक्सर के ऊपर से हटने लगी और बोली, मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्सर ने उसे वापस अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, फिलहाल तो मैं तुम्हें कहीं और लगाने वाला हूँ। ये बोलते हुए उसने प्याली को अपनी गोद में उठा लिया। प्याली के हाथ अक्सर के सीने पर आ गए और उसकी सांसें गहरी होने लगीं। अक्सर उसे लेकर अपने ही कैबिन में बने हुए एक मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ। प्याली ने उसे मिरर की तरफ देखा। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। जिसे वो मिरर समझ रही थी, वो किसी दरवाजे की तरह खुल गया। अक्सर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, तो प्याली की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आए, वहां पर रोशनी हो गई। प्याली ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अक्सर के सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि अक्सर उसे नीचे किसी बेड पर लिटा रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अक्सर की तरफ देखा, और फिर अपने आसपास ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी होटल के लग्जरियस रूम में हो। वो अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर शेखावत? आपके कैबिन में ये रूम? अक्सर हल्का सा उसके ऊपर झुका और बोला, हाँ, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ही बनवाया था। जब तुम मेरी लाइफ में थी ही नहीं, तभी मैंने सोच लिया था कि कोई प्याली मेरी जिंदगी में आएगी जिसे पीने के लिए मुझे एक कमरे की जरूरत होगी। उसकी बात सुनकर प्याली चिढ़ते हुए उसे देखने लगी। अक्सर उसके नाम का मजाक बना रहा था। अक्सर उसे देखते हुए बोला, अब खोलो ना मेरी शर्ट के बटन।
प्याली ने उसकी शर्ट पर अपनी उंगली फंसाई और बोली, पर मिस्टर शेखावत, ये ऑफिस है। अगर कोई आपके कैबिन में आ गया तो? और ये सामने जो मिरर लगा है, किसी ने हमें उसमें से देख लिया तो? उसकी मासूमियत पर अक्षर हंसा। उस मिरर में से बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर से बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। अक्षर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, कोई हमें नहीं देख सकता, बटरकप, और तुम पर तो तुम्हारा मिस्टर शेखावत किसी की नजर आने भी ना दे। ये बोलकर अब अक्षर पूरी तरह से प्याली की गर्दन पर झुका और उसके गर्दन को चूमने लगा। प्याली की उंगलियां खुद ब खुद अक्षर की शर्ट के बटन से खेलते हुए उसकी शर्ट को खोलने लगी। अक्षर की पूरी शर्ट आगे से खुल चुकी थी। प्याली उसे कंधों से उतारती, उससे पहले ही अक्षर ने उसे पलट दिया, जिसे अब पेट के बल उस बेड पर लेटी हुई थी और उसकी पीठ अक्षर की तरफ थी। अक्षर ने उसकी कुर्ती की जिप पर अपनी उंगली रखी और उसे हल्का सा खींचा, तो वो जिप सर की आवाज के साथ खुल गई। अक्षर की इस हरकत पर प्याली खुद में ही सिमटने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, सांसों का तूफान मचने लगा था और वो सांसें उस रूम में गूंजने लगी थी। प्याली अक्षर से कुछ कहती उससे पहले ही अक्षर ने नीचे झुककर अपने होंठ उसकी पीठ पर रख दिए और बोला, अब कहो तुम मुझसे, मैं तुम्हारी जान निकाल रहा हूँ। प्याली गहरी सांस लेते हुए बोली, आप सच में मेरी जान निकाल रहे हैं मिस्टर शेखावत? अक्षर ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे हल्का सा ऊपर की तरफ किया और खुद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। वो प्याली की गोरी पीठ को देखते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो जान निकालनी बाकी है। ये बोलते हुए उसने प्याली के हाथों पर अपने हाथ रखे और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ते हुए अपने होंठ उसकी पीठ पर बड़े ही पागलपन के साथ चलाने लगा। प्याली की सच में जान निकलने को हो गई। अक्सर अपने होठों से लगातार उसकी पीठ पर कहर बरसा रहा था और प्याली बस किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई बेड पर लेटी गहरी गहरी सांस लेते रह गई। उसकी गहरी गहरी सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी सिसकियों को सुनकर अक्षर भी और ज्यादा मदहोश होता जा रहा था। अक्षर ने अब एक झटके से उसे सामने की तरफ पलटा तो प्याली अब उसके सामने थी। अक्षर ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसकी कुर्ती को उसके जिस्म से अलग किया। प्याली के चेहरे पर शर्म हया बिखर गई। वो अक्षर की तरफ अपनी नजरें भी उठाकर नहीं देख पा रही थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा मदहोशी से भरा हुआ था। उसके साथ उसके अतीत में जो कुछ भी हुआ था, उसमें उसका जिस्म बुरी तरह से छलनी हुआ था, लेकिन अक्षर का उसे यूं प्यार करना उसके उन सारे जख्मों पर मरहम की तरह लगता था। अक्षर का छूना उसे जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म को अक्सर सुकून दे रहा हो। उसे यूं देखकर अक्सर उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम तो नाराज भी नहीं रहने देती। सोचा था रात को आकर तुम पर पहले अपनी नाराजगी जाहिर करूंगा और फिर अपना प्यार लुटाऊंगा, लेकिन तुम तो मुझको मुझसे ही लूट रही हो। उसकी बात सुनते हुए प्याली ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया तो उसकी इस अदा पर अक्षर और भी ज्यादा पागल हो गया। उसने प्याली के चेहरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसके उन नाजुक से होठों पर अपने हार्ड होठों को रखते हुए उस पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। प्याली ने भी अपने हाथ अक्षर की पीठ पर कस दिए। उसकी शर्ट लगभग से उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी और अब बाकी भी प्याली ने उतार कर साइड फेंक दी। दोनों के तपते हुए जिस तरह से एक दूसरे को छू रहे थे, दोनों ही पूरी तरह से खुद पर काबू खो रहे थे। कहाँ प्याली अक्षर को मनाने के लिए उसके ऑफिस में आई थी और अब कहाँ दोनों हर गुस्सा और नाराजगी छोड़कर बस अपने प्यार भरे लम्हों को जी रहे थे। अक्षर ने प्याली की कमर को अपने दोनों हाथों में समेटा
और फिर खुद को उसे सौंपकर उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। प्याली की आहें और भी ज़्यादा तेज होने लगी और उसे लेकर एक मदहोशी भरे सफ़र में खोने लगा। प्याली को हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन अक्सर अपने प्यार से उसके दर्द को कम कर रहा था। उसे बहुत सारा प्यार देने के बाद भी अक्सर उससे दूर नहीं हुआ। वो अभी भी प्याली के बदन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूम रहा था और प्याली उसके इस प्यार को बस महसूस कर रही थी। उसके हाथ लगातार अक्सर के बालों में चल रहे थे। काफ़ी वक्त बाद जब अक्सर उसके बगल में आकर लेटा, तो प्याली ने अपना सर उसके सीने पर रखा और अपना हाथ भी उसके कंधे की तरफ रख दिया। अक्सर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और मदहोशी भरी नज़रों से उसे देखने लगा। प्याली ने शर्मा कर अपनी नज़र झुका ली। अक्सर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कब दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। बाहर ऑफिस में काम चल रहा था, लेकिन अक्सर और प्याली अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जन्नत ने खुद को संभाला और फिर शेखावत फार्म हाउस से बाहर आई। गार्ड ने उसे रोका नहीं, लेकिन उससे पूछा जरूर कि वो कहाँ जा रही है। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहां बाहर गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर तुरंत उसके पास आया और बोला, प्लीज़ मैडम, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको कॉलेज जाना है तो कॉलेज, या फिर शेखावत मैंशन, जहाँ भी आप कहें, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आप जाइए। ये बोलकर वो फार्म हाउस से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, एक तरफा मोहब्बत की थी तुमसे, एक तरफा मोहब्बत में ये तो होना ही था। किस्मत से उलझकर तुझे पाने की कोशिश की थी हमने, उस कोशिश में खुद को तो खोना ही था। कुछ देर बाद वो कॉलेज पहुंची। कॉलेज पहुंचने में उसे बहुत देरी हो चुकी थी, लेकिन वो फिलहाल शेखावत मैंशन भी नहीं जाना चाहती थी। जब वो कॉलेज आई तो उसकी फ्रेंड कशिश ने उसकी हालत देखकर पूछा, ये तुझे क्या हुआ? आज शादी के बाद तू पहली बार कॉलेज जा रही है, लेकिन तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। तू ठीक तो है ना? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉलेज आने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए रो रो कर आई हूँ। अब जल्दी से घर वापस जाऊंगी। उसकी बात सुनकर कशिश उसकी तरफ देखती ही रह गई। जन्नत की मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई तकलीफ वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जन्नत के जो एक दो लेक्चर्स रहते थे, वो जन्नत ने अटेंड किए और फिर वापस शेखावत मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्याली की आंख खुली तो वो हड़बड़ाते हुए बेड पर उठकर बैठी। उसने अक्षर की तरफ देखा जो आराम से सो रहा था। उसे देखते हुए वो गुस्से से बोली, ये सही है, मैं मनाने के लिए क्या आई? आप तो एक बार फिर से अपना काम धंधा छोड़कर मेरे ही पीछे पड़ गए। अब उठिए मिस्टर शेखावत। ये बोलते हुए उसने अक्षर के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे हिलाया। अक्षर ने अपनी आंखें खोली और बोला, प्लीज सोने दो ना बटरकप, बहुत अच्छे से नींद आ रही थी। प्याली गुस्से से बोली, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको बिजनेसमैन बनाया किसने? ऑफिस में आप अपना काम छोड़कर मेरे साथ बेड पर सो रहे हैं। उठिए ना मिस्टर शेखावत, मुझे भी जाना है। स्नोफ्लेक और बेबी डॉल क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतने वक्त तक कहाँ गायब थी? अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और करवट लेते हुए बोला, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि तुम कहाँ गायब हो। तुमसे तो ज़्यादा रोमांटिक हैं वो। जब डैड और एमडी गुस्सा होकर ऑफिस चले जाते थे, तो वो भी उन्हें यूं ही ऑफिस मनाने आती थी और मैं घर पर सोचता था कि आखिर मॉम और दादी को ऑफिस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। कितना स्टूपिड था मैं। अभी उसकी बात सुनते हुए प्याली हैरानी से उसे देख रही थी। आज शायद उसने पहली बार अक्षर के मुंह से जश्न के लिए एमडी और तक्षक के लिए डैड सुना था। उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई।
वो पीछे से अक्षर के पीठ से लगी और बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत, उठिए ना, शाम के 5 बजने वाले हैं। मुझे घर जाना है, आपको भी तो काम होगा ना। 5 बजने का सुनकर अक्षर ने उसकी तरफ करवट ली। उसे 6 बजे एक मीटिंग में जाना था, लेकिन अब उसका मीटिंग में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो प्याली को घूर कर बोला, तुम ना सच में किसी नशे की तरह लग रही हो यार। तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। प्याली हल्का सा उसके ऊपर झुकी और बोली, तो ये नशा अब रात को कीजिएगा, अब मुझे जाने दीजिए। अक्सर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, रात की प्लानिंग अभी से सेट कर रही हो? प्याली मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। आप मुझे यूं ही सोने तो देंगे नहीं। अक्सर ने उसके बालों से खेलते हुए कहा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। अब तो तुम पूरी तरह से मेरी हो, तो प्यार तो तुम पर लुटाऊंगा ही। प्याली मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर अक्षर बेड से उठा और फिर उसे अपनी बाहों में समेटकर वॉशरूम में ले गया। अक्षर ने प्याली को शावर के नीचे खड़ा किया और फिर उसके साथ शावर लेने लगा। वो उसके ऊपर झुका हुआ था। प्याली मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद अक्षर टॉवल में लपेटकर प्याली को अपनी गोद में उठाकर ही वॉशरूम से बाहर लेकर आया। अक्षर जिस तरह से प्याली को पैम्पर कर रहा था, प्याली को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद उसने वापस कपड़े पहने और अक्षर के साथ उस रूम से बाहर आई। अक्षर उसे देखते हुए बोला, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का, लेकिन फिलहाल मुझे मीटिंग में भी जाना है। ये बोलते हुए वो उसके करीब हुआ और उसके माथे को चूम लिया। प्याली की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अक्षर को कोई धोखा दे रही है, उससे अपना सच छुपाकर उसके साथ सही नहीं कर रही, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी वो कोशिश करती तो अक्षर और उसके बीच लड़ाई हो जाती और कभी दोनों अपने प्यार भरे लम्हों में खो जाते। वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, मुझे आपसे कुछ कहना है। अक्षर मुस्कुराया और बोला, बोलो क्या कहना है। ये बोलते हुए वो प्याली को सवालिया नजरों से देख रहा था। प्याली ने उसे बोल तो दिया था कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे आपको अपने बारे में। अभी उसने इतना ही कहा था कि अक्षर के टेबल पर रखा उसका फोन बजा। अक्षर ने फोन की तरफ देखा तो जो मीटिंग में उसे जाना था उसी के लिए उसे कॉल आ रही थी। वो प्याली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बातें अब मैं रात को आकर सुनूंगा। अब फिलहाल मुझे मीटिंग में जाना है और तुम्हें भी देरी हो रही होगी। तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैं रात को आकर मिलता हूँ। ये बोलकर उसने प्याली को एक पल के लिए अपने सीने से लगाया और फिर मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। प्याली ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर बाद वो अक्षर के साथ पार्किंग एरिया में आई। वो गाड़ी में बैठकर शेखावत मैंशन के लिए निकल गई और अक्षर अपनी मीटिंग के लिए। राठौर मैंशन। अमानत अपने कमरे में थी और अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसका मन रेयान को फ़ोन करने का हो रहा था। आज सुबह जिस तरह से रेयान के हाथ पर चोट लगी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे रेयान की फ़िक्र हो रही थी। वो उसे फ़ोन करके पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। रेयान हमेशा ऑफिस से उसे फ़ोन करता था उसका हाल चाल पूछने के लिए, पर आज रेयान ने फ़ोन नहीं किया तो अमानत फ़ोन करने के बारे में सोच रही थी। अभी उसने अपना फ़ोन उठाया ही था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। अमानत ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने तारा खड़ी थी। तारा को देखकर उसके चेहरे पर थोड़े हिचकिचाहट भरे एक्सप्रेशन आ गए। तारा अमानत की तरफ देखते हुए बोली, अंदर आ सकती हूँ? अमानत तुरंत बोली, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है आंटी। तारा अंदर आई और एक नज़र उसने पूरे कमरे को देखा। अमानत हैरानी से उसे देख रही थी। तारा उस कमरे की तरफ देखते हुए बोली, इस कमरे की हर एक चीज़ रेयान ने अपने पसंद से सिलेक्ट की है। इस कमरे में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो उसे पसंद ना हो।
सिर्फ कमरे की ही बात नहीं, कभी भी उसने किसी और की पसंद से ना कभी कुछ लिया और ना ही कभी किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की। अमानत को समझ में नहीं आ रहा था कि तारा उसे ये सब कुछ क्यों बोल रही है। तारा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, रियान ऐसा लड़का ही नहीं जिसके साथ कोई जबरदस्ती करे और वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब वो एक जबरदस्ती बर्दाश्त कर रहा है। तारा की बात सुनकर अब अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन फीके होने लगे। तारा उसे देखते हुए बोली, जबरदस्ती का रिश्ता बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी, ना कभी उसके साथ कुछ गलत होने दिया है और ना ही कभी होने दूंगी। बेशक से वो लोगों से कुछ भी कह दे, लेकिन मैं उसकी आंखों में सच देख सकती हूँ। उसने कहा कि उसने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये बात तुम भी शायद जानती हो और बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। अमानत को पता नहीं क्यों तारा की बातें सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा था। तारा मुस्कुराई और बोली, लेकिन मेरे रेयान में कमी है। वो कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए ना अपनी खुशी भूल जाता है। तुम्हारी खुशी के लिए तो उसने अपना प्यार ही भुला दिया। अमानत तुरंत बोली, मैंने उसे नहीं कहा था मुझसे शादी करने के लिए, ये उसका अपना फैसला था। तारा की नजरें उस पर गहरी हो गई। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, फैसला उसका था, माना तो तुमने भी ना। उसके साथ इस घर में आई, उसके कमरे में रह रही हो, ये भी महसूस कर रही होगी कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। प्यार तो शायद वो तुमसे कभी ना कर पाए, क्योंकि प्यार कहाँ बार बार होता है, लेकिन तुम उसकी दोस्त बहुत अच्छी हो और किसी बात का ना सही तो इस दोस्ती का ही मान रख लेना। मेरे रेयान को कभी कोई तकलीफ मत पहुंचाना। ये मत समझना कि तुम्हें कोई धमकी दे रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चक्कर में कैसे रेयान खुद को भूल रहा है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों अपने रिश्ते को एक चांस दे रहे हो, मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुमने रेयान का गलत फायदा उठाने की कोशिश की ना अमानत, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तारा की बात सुनते हुए अब अमानत को गुस्सा आने लगा। उसने कभी भी रेयान का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने तो कहा भी था रेयान से कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तारा एक बार फिर से बोली, लोगों के दिल नाजुक भी होते हैं और पत्थर भी, लेकिन मेरे रेयान का दिल ना कांच है, और कांच एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर वो कांच टूटा ना तो तारा राठौर उस कांच तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। ये बात याद रखना। इतनी बात कहकर तारा उस कमरे से चली गई और अमानत बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी गलती सिर्फ उसी की है, सब लोग बस उसे ही बुरा बनाना चाहते हैं। वो रोते हुए बोली, ये बात मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रेहान कि तुम किसी और से प्यार करते हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग नहीं किया है। मैंने तो कभी तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचा ही नहीं है। वो तुम थे जिसने ये जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा और मुझे यहाँ पर लेकर आए। लेकिन अगर लोगों को लगता है ना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ, तो मैं आज ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और रूम से बाहर निकल गई। बाहर इस वक्त कोई भी नहीं था। वो सीधा राठौर मैंशन से बाहर आ गई। प्याली गाड़ी में बैठी शेखावत मैंशन की तरफ जा रही थी। बैक सीट पर बैठी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ रही थी। अभी अभी अक्षर और उसके बीच जो कुछ हुआ, उसे याद कर उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुकी। प्याली ने ड्राइवर की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी और रास्ते में क्यों रोक दी? ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मैडम, लेकिन सामने भीड़ लगी है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप कहें तो मैं गाड़ी दूसरे रास्ते से मोड़ लूं। प्याली सामने की तरफ देखने लगी
जहाँ पर ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5 लोग खड़े थे और उन्होंने घेरा बनाया हुआ था। प्याली गाड़ी से उतरते हुए बोली, नहीं, आप रुकिए, मुझे देखने दीजिए। ये बोलकर वो गाड़ी से निकलकर आगे की तरफ बढ़ गई। वो आगे आई तो देखा, वो 4-5 लोगों के घेरे के बीच नीचे कोई लड़की सड़क पर गिरी हुई थी। वो सब देखते हुए प्याली को बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो अब जल्दी से उन लोगों के पास आई। सामने जमीन पर गिरी हुई लड़की के सिर से खून बह रहा था। प्याली उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, इनके सिर से तो बहुत तेजी से खून बह रहा है। इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वो लड़की जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और बेहोश थी, उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और बोली, मुझे तो हॉस्पिटल बाद में भी ले जाया जाएगा। फिलहाल हम तुझे वहां पर लेकर चलें जहां पर तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस लड़की को यूं अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ उठते देख प्याली के होश उड़ गए। उसने वहां पर खड़े उन लोगों की तरफ देखा जो तकरीबन एक ही उम्र के थे और वो लड़के 4-5 थे और अब सबके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। प्याली कुछ सोचती समझती उससे पहले ही एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, वैसे तो हमें तुझे कहीं पर पहुंचाने का ऑर्डर मिला है, लेकिन तुझे देखकर तो लग रहा है कि पहले ये वाला माल खुद ही चख लिया जाए। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी की तरफ भागने लगी तो सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें हैरत में फैल गई। ना ही सामने गाड़ी खड़ी थी और ना ही ड्राइवर। प्याली डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों के सामने कुछ अतीत के पल चलने लगे। वो लड़के भी जल्दी से उसके पीछे पीछे की तरफ ही भागे। प्याली के कदम रुकते देख उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। उनमें से एक प्याली के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये क्या बात हुई जाने मन? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं और तुम हमें देखते ही भाग गई। ऐसा मत करो, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। पहले तुम्हें हम लेकर जाएंगे और फिर तुम उनके पास जाओगी जिसे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। उस आदमी की बात सुनकर प्याली डर से कांपते हुए बोली कि किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? कौन हो तुम? दूसरा लड़का भी प्याली के सामने आया और हंसते हुए बोला, तुम हमसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारे चेहरे का डर बता रहा है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। खैर, नहीं भी जानती तो जान जाओगी। फिलहाल तो तुम्हारा हमारे साथ इंट्रोडक्शन करने का टाइम आ चुका है। ये बोलते हुए वो लड़का प्याली की तरफ बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। प्याली और भी ज्यादा डर गई। उसने तुरंत उस लड़के को धक्का दिया और वहां से सामने की तरफ भागी। उसे भागते हुए देख उन लड़कों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानते थे प्याली चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले भागने की, लेकिन अब उनसे भाग नहीं सकती। वो लड़की भी अपनी जगह से अब भागते हुए उन लड़कों के पास आई और बोली, जाओ, जाकर जल्दी से पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। उसकी बात सुनकर वो लड़के तुरंत प्याली के पीछे पीछे भागने लगे। प्याली बहुत तेजी से भाग रही थी। भागते भागते उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा कि वो लड़की उसके पीछे आ रही है या नहीं। उन्हें अपने पीछे आते देख प्याली की सांसें सूखने लगी। उसने और भी ज्यादा तेजी से भागने के लिए चेहरा सामने की तरफ घुमाया, लेकिन अचानक ही एक शख्स के सीने से वो टकरा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उस शख्स ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया तो प्याली का दिल धक सा रह गया। वो उस शख्स को महसूस कर सकती थी। वो शख्स कोई और नहीं, अक्षर था। अक्षर ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा हुआ था। प्याली ने अपना चेहरा अक्षर की तरफ उठाया और बोली, वो मेरे पीछे वो लड़के मिस्टर शेखावत, वो लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
अक्षर ने अपनी सर्द नजरों से सामने की तरफ देखा, जहां पर वो लड़के भागते हुए प्याली के पीछे आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अक्षर की तरफ देखा, उनके कदम रुक गए। वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोले, कौन है बे तू? अक्षर उनकी तरफ देखते हुए बोला, कोई अक्षर शेखावत को ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन लड़कों में से एक बोला, बेशक से तू कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। देख, चुपचाप ये लड़की हमारे हवाले कर दे और चला जा यहाँ से, वरना हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। अक्षर ने प्याली के पेट पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा घुमाया, तो प्याली उसके पीछे हो गई और अक्षर उन लड़कों के सामने हो गया। अक्षर उन लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, दम है तो पहले पकड़ कर दिखा। उसका चैलेंज सुनकर उन सभी लड़कों के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उनमें से एक अक्षर की तरफ बढ़ा और बोला, तुझे तो अभी हीरोगिरी सिखाता हूं मैं। ये बोलकर वो अक्षर के बिल्कुल सामने आया और उसके सीने पर लात मारने के लिए अपना पैर ऊपर की तरफ उठाया, लेकिन उसका पैर अक्षर के सीनों को छूता उससे पहले ही अक्षर ने उसका पैर अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे मरोड़ दिया। तो वो शख्स पूरा हवा में घूमते हुए नीचे जमीन पर पटक से गिरा। प्याली और पीछे खड़े लड़के अक्षर की तरफ देखते ही रह गए। जिस तरह से अक्षर ने उस आदमी को किसी कड़ी की तरह मरोड़ा था, उन लड़कों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अक्षर की तरफ बढ़ने की। वहीं पीछे जो लड़की खड़ी थी, वो भी एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए अक्षर की तरफ देख रही थी। अब वो तुरंत पीछे उस तरफ भागी जहां पर गाड़ी खड़ी थी। उन लड़कों में से एक अक्षर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी हीरोगिरी दिखाकर इस लड़की को यहाँ से ले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तू जानता नहीं है हम किसके आदमी हैं। अक्षर चेहरे पर स्माइल लिए बोला, बेशक से तुम किसी के भी आदमी हो, लेकिन जिस पर तुमने नजर डाली है वो अक्षर शेखावत की बीवी है, और अक्षर शेखावत की बीवी को देखने वाले की आंखें उसके जिस्म में रह जाएं, ये तो अक्षर शेखावत होने ही नहीं दे सकता। उसकी बातें सुनते हुए उन लड़कों को तो पता नहीं, लेकिन प्याली की हालत बुरी हो रही थी। अक्षर ने जिस तरह से उसे अपने पीछे किया था और अब उसे अपनी बीवी का नाम देकर उन लोगों से लड़ रहा था, वो सब देखते हुए प्याली का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। एक लड़का एक बार फिर से अक्षर के करीब हुआ और बोला, चल देखते हैं फिर कितना दम है इस अक्षर शेखावत में। ये बोलते हुए उसने अक्षर के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। वो पंच अक्षर के चेहरे पर लगा, लेकिन उससे अक्षर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी डेविल स्माइल थी। उसने वापस उस लड़के की तरफ देखा। उस लड़के ने बेशक अक्षर को पंच मारा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक डर सा झलकने लगा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अक्षर स्माइल करते हुए बोला, अब तो पता लग ही गया होगा कितना दम है इस अक्षर शेखावत में। तेरे एक पंच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे एक पंच में तेरी क्या हालत होगी ये मैं तुझे बताता हूँ। ये बोलकर जब अक्षर ने अपने हाथ की मुट्ठी कसी और उस लड़के के चेहरे पर घुमाकर मारी, तो उस लड़के के दो दांत एक साथ उसके मुंह से नीचे जमीन पर गिरे और उसके मुंह से खून का फुवारा छूट पड़ा। प्याली की भी आंखें हैरत में फैल गई। उस लड़के ने अपने चेहरे को अपने हाथों से संभाला और कांपते हुए अक्षर की तरफ देखने लगा। उसके पीछे अभी भी एक लड़का और खड़ा था। उसने अब अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए और जिस लड़के के चेहरे को अभी अभी अक्षर ने तोड़ा था, वो भी तुरंत पीछे की तरफ भागा। वो लड़की जो पहले ही गाड़ी की तरफ जा चुकी थी, वो सामने से गाड़ी लेते हुए आई और वो दोनों लड़के उस गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल गए। नीचे जमीन पर एक लड़का अभी भी गिरा हुआ था, जिसे अक्षर अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। अक्षर ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें से एक मैसेज अपने आदमी को किया और वापस अपना फोन अपनी पॉकेट में डालते हुए प्याले की तरफ घूमा।
प्याली अभी भी रोए जा रही थी। अक्षर उसे देखते हुए बोला, इनमें से किसी को जानती हो क्या? प्याली ने अपना चेहरा झुकाते हुए अपना सिर ना में हिलाया। अक्षर ने उसे जाकर वापस अपनी बाहों में समेटा और बोला, तुम ठीक तो हो ना बटरकप? प्याली ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अक्षर की पीठ पर अपनी बाहें और भी ज्यादा कस दी। उन लोगों की बातें सुनते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मनोज के भेजे हों, लेकिन पता नहीं क्यों वो अक्षर को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। उसका हल्का हल्का कांपना अभी भी जारी था। अक्षर ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। उसे गाड़ी में बिठाकर अक्षर वहां से निकल गया। उसके जाते ही एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी और उसमें से दो आदमी बाहर निकले। उन्होंने सड़क पर गिरे हुए उस आदमी को गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अक्षर प्याली की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो प्याली को यूं शेखावत मेंशन नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए अक्षर ने गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ घुमा दी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, अरनाथ और मीठी दोनों अभी अभी डिनर करके वापस अपने कमरे में आए। अरनाथ ने मीठी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। मीठी की हालत में अब काफी ज्यादा सुधार था, लेकिन अरनाथ उसके पैर जमीन पर लगने ही नहीं देता था। मीठी उसे देखते हुए बोली, मुझे अभी नहीं सोना मिस्टर स्वीट, प्लीज मुझे थोड़ी देर बालकनी में लेकर चलिए ना। अरनाथ ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसे बालकनी में ले गया। अरनाथ खुद झूले पर बैठा और उसने मीठी को अपनी गोद में बिठा लिया। मीठी कुछ पल यूं ही अरनाथ को देखती रही। ठंडी ठंडी हवा उन दोनों के चेहरे को छू रही थी। मीठी के दिल में कई दिनों से एक सवाल आ रहा था, जिसे वो अरनाथ से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो अरनाथ से उस सवाल को पूछे कैसे। लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे कुछ पूछूं मिस्टर स्वीट? आप मुझे वो बताएंगे जो मैं जानना चाहती हूँ? अरनाथ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, पूछो, क्या जानना है तुम्हें? मीठी उसे देखते हुए बोली, आपने कहा कि मेरे घर वाले नहीं हैं। मुझे नहीं पता मेरे घर वाले क्यों नहीं हैं, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान दुनिया में हो और उसका कोई परिवार ना हो। अगर मेरे परिवार में कोई नहीं है तो वो जगह तो होगी ना जहां मैं रहती थी। आपके साथ शादी से पहले आपने मुझे कहीं तो देखा होगा। कोई तो मेरा ठिकाना होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जो शायद मेरा घर होगा। बताइए ना मिस्टर स्वीट, मैं शादी से पहले कहाँ रहती थी? उसका सवाल सुनकर अरनाथ के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और उसका गला सूखने लगा। वो मीठी को कैसे ही बता सकता था कि वो कोठे में रहती थी। वो हड़बड़ाते हुए बोला, तुम ये सब जानकर क्या करोगी स्वीट? और तुम्हें ये सब जानना ही क्यों है? क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि तुम अब मेरी बीवी हो और हम दोनों ठाकुर मैंशन में रहते हैं? मीठी उसकी बात सुनकर बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर स्वीट कि मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं आपके साथ खुश हूँ। इस घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर मेरा अतीत क्या है। कुछ तो बता सकते हैं ना आप? अरनाथ का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसने वापस मीठी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसे बेड पर सुलाकर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, अगर तुम्हारे लिए कुछ जानना जरूरी होता तो मैं तुम्हें अब तक बता चुका होता। मीठी उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई जगह ही ना हो जहां पर मीठी रहती हो? अगर अरनाथ उसके साथ शादी भी की है तो कोई ना कोई जगह तो होगी ना जहां वो मिले होंगे, जहां उसने मीठी को देखा होगा, जहां मीठी शादी से पहले रहती होगी। अरनाथ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ स्वीट, रात बहुत हो चुकी है।
इतनी रात तक जागना तुम्हारे लिए फिलहाल ठीक नहीं है। ये बोलकर उसने मीठी के माथे को बड़े ही प्यार से चूमा। मीठी अरनाथ की तरफ देखती रही और अरनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अरनाथ का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने मन ही मन बोली, आप मुझे सच नहीं बताना चाहते ना मिस्टर स्वीट? कोई बात नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे मेरे अतीत से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन मैं जान कर रहूंगी कि आखिर मेरा अतीत है क्या। ऐसा क्या है मेरे अतीत में जो आप मुझे छिपाना चाहते हैं? ये बोलकर वो कुछ देर अरनाथ के चेहरे को देखते रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राठौर मेंशन। रेयान ऑफिस से घर आया और घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर कई बार अमानत उसे सोते हुए मिलती थी, लेकिन आज अमानत बेड पर नहीं थी। वो बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, कहाँ हो तुम ट्रेजर? ये बोलते हुए वो बालकनी में देख रहा था, लेकिन वहाँ भी अमानत नहीं थी। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत रूम से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया तो देखा तारा आरती जी के साथ वहीं हॉल में मौजूद थी और दोनों डिनर की तैयारी कर रही थी। रेयान ने आकर आरती जी की तरफ देखते हुए पूछा, आपने अमानत को कहीं देखा क्या दादी? वो मुझे रूम में मिल नहीं रही। वो कहीं बाहर गई है क्या? आप लोगों को कुछ पता है? आरती जी उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं तो, ऐसा तो वो कुछ बताकर नहीं गई, पर मैंने तो उसे बाहर जाते भी नहीं देखा। शायद यहीं कहीं होगी। रियान और आरती जी की बातें सुनकर तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगे। तभी आरती जी को याद आया कि उन्होंने दोपहर को तारा को अमानत के कमरे में जाते देखा था। वो तारा की तरफ देखते हुए बोली, तुम गई थी ना अमानत के कमरे में? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? तारा के अमानत के कमरे में जाने की बात सुनकर ही रेयान के चेहरे की भौहें तन गई थी। वो तारा के करीब आया और बोला, आप मेरे रूम में गई थी क्या? तारा एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, क्यों, मैं नहीं जा सकती? रेयान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप मेरे रूम में गई थी, तो क्या आपकी अमानत से कोई बात हुई थी? तारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना चेहरा घुमा लिया। रेयान का दिल धक सा रह गया। वो तारा को कंधों से पकड़कर बोला, बताइए ना मॉम, क्या आपने अमानत से कुछ ऐसा वैसा कहा? क्या आपने अमानत को डांटा या फिर उसे किसी बात को लेकर सुनाया? तारा मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सिर्फ वो कहा जो सच है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बस मैं उसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रेयान ने उसे छोड़ा और बोला, हाउ कुड यू डू दिस मॉम? आप ऐसा कर भी कैसे सकती है? आपको पता है अमानत की हालत क्या है? वो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आप उससे ऐसे कैसे पेश आ सकती हैं? तारा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो प्रेग्नेंट है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो खुद कोई बच्ची नहीं है जो ऐसे मैंने अगर उसे कुछ कह दिया तो इस तरह से केयरलेस बिहेव करेगी। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी उसे खास नहीं कहा जो वो इस तरह का मुद्दा बनाकर घर से बाहर चली जाए। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, जब उसे घर में रहना ही नहीं है तो उसे तो बहाना ही चाहिए होगा। तारा की बात सुनते हुए रेयान की मुट्ठियां कस गई। वो हताश होकर बोला, इम्पॉसिबल मॉम, मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। तारा नाराज होते हुए बोली, मुझे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस लड़की के लिए मुझे इस तरह से ट्रीट करोगे रेयान। रेयान परेशान होते हुए बोला, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ मॉम, आपको सच में अमानत से। खैर, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। ये बोलकर रेयान तुरंत घर से बाहर की तरफ निकल गया। आरती जी हैरानी से तारा की तरफ देख रही थी। वो तारा के पास आई और बोली,
तुमने सच में अमानत पर गुस्सा किया? उसे डांटा क्या? तारा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। तो और मैं क्या करूं मॉम? उस लड़की की वजह से रेयान इतना परेशान है। क्या अब मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती? आरती जी उसकी बात सुनकर परेशान होते हुए बोली। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ तारा। किसी वक्त पर मैंने भी इन सब चीज़ों पर तुम्हारी ही तरह रिएक्ट किया था। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम अमानत के लिए ऐसे कैसे सोच सकती हो? वो बच्ची है अभी, उनसे गलती हुई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब उसे उस गलती की सजा मिलती रहे। हमें उसे अपनाना होगा। रियान ने उससे शादी की है। तारा गुस्से से बोली। शादी नहीं, जबरदस्ती है वो। और उस जबरदस्ती में मेरा रेयान पिस रहा है। और रही बात मेरी और आपकी, तो मैं निर्भय से प्यार करती थी माँ। इतना कि उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। और अमानत, अमानत कुछ भी कर सकती है, लेकिन शायद मेरे रेयान से प्यार नहीं कर सकती। ये बोलते हुए तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत वहां से अपने रूम में भाग गई। निर्भय और संजय जी, जो अभी अभी राठौर मैंशन में अंदर आए थे, उन्होंने अब तारा और आरती जी की बात सुनी तो उन दोनों के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वहीं दूसरी तरफ रेयान ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अमानत के लिए वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने मैनेजर को कॉल किया और उसे तुरंत अमानत की लोकेशन पता करवाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ अहान घर पर पहुंच चुका था। वो अपने कमरे में आया तो देखा जन्नत बेड पर बिस्तर लगा रही थी। उसे ठीक ठाक देखकर अहान ने एक राहत की सांस ली। वो कब से जन्नत के बारे में परेशान हो रहा था, लेकिन वो खुद से ही इनकार कर रहा था कि उसे जन्नत की फिक्र हो रही है। हालांकि उसने शेखावत मेंशन में फ़ोन करके जन्नत के बारे में पूछा भी था, तो उसे पता चला कि जन्नत कॉलेज ना जाकर वापस शेखावत मेंशन ही आ गई। अहान अंदर आया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। हमेशा वो ड्रिंक करके आता था, लेकिन आज उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की हुई थी। जन्नत ने कदमों की आहट सुनी, पर नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसने अपना पिलो उठाया और जाकर सोफे पर लेट गई। अहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। आज तक जब भी वो ऑफिस से घर आता था तो ड्रिंक की होती थी, लेकिन उसे पता होता था कि जन्नत उसके कपड़े उतार रही है या फिर जूते। जब वो सुबह ऑफिस जाता था तब भी जन्नत ही उसके कपड़े उसे निकाल कर देती थी। उसे लगा शायद अब भी जन्नत क्लोजेट में से उसे कपड़े निकालेगी, लेकिन जन्नत तो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेट चुकी थी। जन्नत की तरफ से ये इग्नोरेंस अहान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो क्लोजेट की तरफ आया और एक झटके से क्लोजेट का दरवाज़ा खोला तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हुई। उसने जल्दी से पलटकर जन्नत की तरफ देखा, लेकिन जन्नत ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। अहान अपनी क्लोजेट की तरफ देखते हुए बोला, एक तो मुझे कभी भी मेरे कपड़े ढंग से रखे हुए नहीं मिलते, हर चीज़ बिखरी रहती है। ये बोलते हुए वो अब क्लोजेट की तरफ नहीं, जन्नत की तरफ देख रहा था, लेकिन अभी भी जन्नत ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि करवट लेकर दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना क्लोजेट में से कपड़े लिए ही क्लोजेट को बंद किया और अपनी शर्ट उतार कर जोर से साइड में फेंकी। जन्नत को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अहान चिढ़ते हुए बोला, एक तो मुझे इतनी भूख लगी है, लेकिन किसी को मेरी क्या ही फिक्र है। यहाँ पर तो जब देखो लोगों का मुंह बना रहता है। जन्नत ने अभी भी नजरें घुमाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। अगर वो कर पाती तो तुरंत उठती और अहान को खुद अपने हाथों से कपड़े पहनाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। लेकिन जितना दिल मजबूर था, उतना ही मजबूत भी था। अहान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे सच में भूख लगी थी, लेकिन अब चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। बार बार उसकी नज़रें जन्नत की तरफ जा रही थी, लेकिन जन्नत ने अब तो अपना चेहरा भी अहान की तरफ नहीं घुमाया।
अहान गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए खुद से ही बोला, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैंने तो खुद डिसाइड किया था ना कि मैं इससे दूर रहूंगा। तो फिर क्यों मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरी तरफ देखे या नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर उसने अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला और लाइट ऑफ कर दी। लाइट जैसे ही बंद हुई, जन्नत ने करवट ली और अहान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसके तकिए को भिगो रहे थे, लेकिन उसने अपने रोने की हल्की सी भी आवाज़ नहीं होने दी। कब रोते रोते जन्नत की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के काफ़ी देर बाद अहान अपनी जगह से उठा और लाइट ऑन करके जन्नत की तरफ आया। उसकी नज़र जन्नत के चेहरे पर गई तो उसे अजीब सा फील होने लगा। जन्नत के चेहरे पर उसके आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अहान ने तकिए को हल्का सा अपनी उंगलियों से छुए तो तकिए की नमी महसूस कर उसने एक गहरी सांस ली। उसने जन्नत को अपनी गोद में उठाया और जाकर बेड पर सुला दिया। जन्नत की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। जन्नत नींद में हल्का सा कसमसाई तो अहान तुरंत उसकी बगल में लेट गया। वो जन्नत से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हो जो उसे जन्नत की तरफ खींच रही हो। उसने जन्नत को अपनी तरफ खींच लिया तो जन्नत का कसमसाना बंद हो गया। उसने बड़े ही आराम से अहान के सीने पर अपना सर रखा और उसे पूरी तरह लिपट कर सो गई। अहान का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने जन्नत के चेहरे की तरफ देखा। अभी तक जो चेहरा आंसुओं के निशानों से भरा हुआ था, वहां पर अब सुकून अपनी जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। अहान ने अभी तक जन्नत को अपनी बाहों में नहीं समेटा था, लेकिन अब उसके हाथ खुद ब खुद जन्नत की कमर पर आने लगे और वो भी पूरी तरह से उसे अपने आगोश में लेकर सो गया। उसे इस वक्त एक बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आंखें बंद करने के कुछ देर बाद उसे वो बेचैनी दूर होती हुई महसूस होने लगी। वहीं दूसरी तरफ बीच के किनारे पर अमानत एक बड़े से पत्थर से लगकर बैठी थी और रोए जा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही रेयान के पास उसकी लाइव लोकेशन आई तो वो तुरंत वहां पर पहुंचा। जब दूर से उसने अमानत को उस पत्थर से लगकर बैठे हुए देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो अमानत के सामने आकर खड़ा हुआ और एकटक उसे देखने लगा। अमानत सिर्फ रोए जा रही थी। उसने नजरें उठाकर रेयान की तरफ देखा तो रेयान बोला, क्या कर रही हो यहाँ पर? अमानत ने अपना चेहरा घुमा लिया। रेयान नीचे बिल्कुल उसके करीब होकर बैठा और बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे ट्रेजर, यहाँ क्या कर रही हो? अमानत मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्या? नहीं ना, जाओ यहाँ से, वरना लोग ये भी इल्जाम लगाएंगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आधी रात को बुलाया, तुम्हें परेशान किया। उसकी वो शिकायती लहजे में की गई बातें रेयान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गईं। उसने अमानत के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मॉम की बातों का बुरा लग रहा है? रेयान की बात सुनकर अमानत ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाया और बोली, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो तुम्हारी मॉम है, मेरी मॉम नहीं। मुझे ऐसे ही किसी की बातों का बुरा नहीं लगता। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता और तुम उन्हें अपना कुछ नहीं मानती तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ट्रेसर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं मेरी ट्रेसर को। अनजान लोगों की बातों से तो उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग उसके लिए थोड़े खास होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को भी दिल पर लगा लेती है। अमानत ने नाक सिकोड़ा और बोली, पहली बात तो मैं तुम्हारी ट्रेसर नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ रेयान, मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी मॉम तुम पर गुस्सा करे। रेयान मुस्कुराते हुए ही बोला, मैंने सुना था सास बहू की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। देख, पहली बार रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरी ट्रेजर इतनी कमज़ोर निकलेगी
कि पहली ही लड़ाई में हार कर ऐसे रूठ कर यहाँ आ जाएगी। अमानत गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मोम के साथ बदतमीजी करूं मैं? पहले ही लोग मुझे बदतमीज समझते हैं, अब मुझे परमानेंट बदतमीज का टैग नहीं चाहिए। रेयान तुरंत बोला, तो तुम्हें वो टैग दे भी कौन रहा है? मेरी ट्रेजर बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है, पर वो इतनी कमजोर कब से हो गई कि वो किसी की बात सुनकर ऐसे रोने लगे? तुम उन्हें कोई जवाब भी तो दे सकती थी ना। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, वो तुम्हारी मॉम है, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती। रेयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अमानत के आंसू साफ करते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी मॉम की बातों का बुरा लगा, लेकिन तुम प्लीज उन्हें भी समझने की कोशिश करो। वो जानती है कि हम दोनों की शादी में फिलहाल शादी जैसा कुछ नहीं, शायद इसलिए परेशान हो रही है, पर बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। तुम तो जानती हो ना उन्हें, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी गुस्से वाली हैं। तुम में और उनमें बस फर्क इतना है कि वो मुझसे प्यार करती है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बाकी तुम दोनों बिल्कुल सही हो। उसकी इस बात पर अमानत बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। रेयान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, और खबरदार अगर आइंदा कभी यूं घर से बाहर निकलकर ऐसे सुनसान सी जगह पर आई। तुम जानती भी हो आजकल लोग कितने खराब हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था ट्रेजर। तुम्हें अपना नहीं तो हमारे बेबी के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। ये बोलते हुए उसने अमानत के बेबी बम पर अपना हाथ रख दिया। अमानत उसकी तरफ देख रही थी। रेयान को देखते हुए वो उसमें खो रही थी। वो बेख्याली में बोली, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? रेयान तुरंत बोला, हाँ बहुत। अमानत धीमे से बोली, इसलिए क्योंकि तुम्हारी मोम को मैं पसंद नहीं। रेयान ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, इसलिए क्योंकि तुमने आज जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। अमानत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम्हारी मोम को मैं पसंद नहीं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते रेयान? रेयान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने तुमसे शादी किसी से पूछ कर नहीं की थी, बस कर ली थी, और तुम मेरी बीवी हो। कोई और तुम्हें पसंद करे ना करे, तुम मेरी बीवी हो, और ये रिलेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं करता। अब चलो यहाँ से, रात बहुत हो गई है। ये बोलकर उसने अमानत का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाया। वह अमानत का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अमानत पीछे से बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ रेयान, लेकिन प्यार तो नहीं हूं ना। बिना प्यार के कैसी शादी और कैसी बीवी? उसके सवाल पर रेयान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अमानत की बात का अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे ये भी नहीं कह सकता था कि हाँ वो उससे प्यार करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता ही नहीं था और ना ही अमानत उससे प्यार करती थी। हालांकि उससे शादी करते वक्त रेयान ने यही कहा था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है और झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता। उसके साथ रहते हुए अमानत इतना तो समझ चुकी थी कि उसके और रेयान के बीच जो भी है वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। वो समझौता जो उसे नहीं पता था कि रेयान ने क्यों किया। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत देरी हो रही है, प्लीज घर चलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। अमानत की आंखों में नमी तैर गई। पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी उसे टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसने भी अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप रेयान के साथ वापस घर आ गई। घर आने के बाद रेयान सीधा उसे अपने कमरे में लेकर गया और जाते वक्त सर्वेंट से जल्द खाना ऊपर भिजवाने के लिए कहा। इतना तो वो समझ चुका था कि अमानत ने काफ़ी वक्त से कुछ नहीं खाया होगा। सर्वेंट ने जब रूम में आकर खाना सर्व किया तो अमानत तुरंत बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन रेयान ने थोड़ा डांट और थोड़ा प्यार दिखाते हुए उसे खाना खिला ही दिया था। खाना खाने के बाद अमानत चुप हो गई। सुबह से रो रो कर
उसकी आंखें सूज चुकी थी। लेकिन उसके सोने के बाद रियान काफ़ी वक्त तक बालकनी में खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि अब अमानत और उसके रिश्ते का क्या होगा। अमानत ने उससे जो सवाल किया था वो सवाल उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रहा था। आखिरकार वो भी वापस रूम में आया और आकर सोफे पर लेट गया। उसने सोफे पर लेटने के बाद अमानत ने अपनी आंखें खोली और रियान की तरफ देखने लगी। रियान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए मन ही मन बोली, मुझे कम से कम इतना तो बता दो रियान कि तुम जो इतना सब कुछ कर रहे हो, कर किसके लिए रहे हो? कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो मैं पता लगा कर रहूंगी। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन। आज शेखावत मेंशन में होली का जश्न मनाया जाने वाला था। ठाकुर फैमिली और राठौर फैमिली दोनों होली के सेलिब्रेशन में इकट्ठा होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षर और प्याली इस वक्त फार्म हाउस में थे। अक्षर ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था और दोनों इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में थे। तभी अक्षर का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन वाइब्रेशन की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। उसने देखा तो उस पर आरजू का मैसेज था। उम्मीद है तुम दोनों ठीक होंगे और सिर्फ एक रात के लिए ही घर से बाहर गए होंगे। आज होली का सेलिब्रेशन है शेखावत मेंशन में, और तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। तुम आओगे ना? वो मैसेज पढ़कर अक्षर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने प्याली की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। वो प्याली की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम बेशक से उन लोगों को नहीं जानती जिन्होंने कल तुम्हारे साथ वो घटिया हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें जान कर ही रहूँगा, और जब तक उनसे अच्छे से जान पहचान नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पर फिलहाल मुझे मेरी स्नोफ्लैक के पास जाना है, वो इंतज़ार कर रही है हमारा। ये बोलते हुए उसने प्याली के चेहरे पर आए हुए बालों को हल्का सा साइड किया और उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही अक्षर ने प्याली के माथे पर अपने होंठ रखे, प्याली ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। अक्षर को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। अक्षर भी उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, हैप्पी होली बटरकप। उसके मुंह से हैप्पी होली सुनकर प्याली को याद आया कि आज तो होली है। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। अक्षर उसे घूरते हुए बोला, कम से कम मुझे अच्छे से विश तो कर लेने दो। प्याली परेशान होते हुए बोली, हम यहाँ फार्म हाउस में हैं मिस्टर शेखावत। हमें तो घर पर होना चाहिए था ना। आज त्योहार है और त्योहार के दिन ही हम बाहर। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने प्याली के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, डोंट वरी, हम शेखावत मेंशन ही जा रहे हैं। बस पहले मुझे तुम्हें अच्छे से विश करने दो। उसकी बात सुनकर प्याली सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अक्षर उसके करीब हुआ और उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठ लाकर हल्के से उसके होठों पर अपने होठ रखे तो प्याली पीछे की तरफ होने लगी। जैसे जैसे वो पीछे की तरफ होते हुए तकिए पर जा रही थी, वैसे वैसे अक्षर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के होंठ पूरी तरह से आपस में उलझ गए और दोनों की गहरी सांसें भी आपस में घुलने लगी। त्योहार की शुरुआत दोनों एक दूसरे के प्यार की मिठास से कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आहान की आंखें खुली और आंखें खोलते ही उसने अपने बगल में देखा, जन्नत वहां से गायब थी। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। पिछले कुछ दिनों से जन्नत यही कर रही थी। उसके उठने से पहले ही उठ जाती और कमरे से गायब हो जाती, और आज भी उस कमरे से गायब देखकर अहान अब बुरी तरह से चिढ़ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया तो देखा नीचे हॉल में एक लड़की वाइट कलर की साड़ी पहन कर खड़ी थी। उसकी साड़ी पर पिंक कलर के प्रिंटेड फ्लावर्स थे जो स्पेशल होली की थीम को डिस्क्राइब कर रहे थे। उस लड़की के खुले हुए बाल उसकी पूरी कमर पर बिखरे हुए थे और अहान उसे देखते ही पहचान चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं, जन्नत है।
उसकी नज़र सीधा जन्नत की कमर पर गई, जिस पर से पल्लू सरक कर नीचे गिरा हुआ था और उसकी कमर पीछे से साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कमर को देखते हुए अहान का गला सूखने लगा। वो जन्नत के करीब जाने लगा। तभी आरजू जन्नत के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम बाहर जाकर पूल की तरफ की तैयारी देख लो, बस सभी आने वाले होंगे। जन्नत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरजू की नज़र अहान पर गई और वो उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी होली। ये बोलते हुए वो अहान के पास आ गई। अहान की नज़रें दरवाजे पर थी जहां से जन्नत जा रही थी। आरजू अहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम तो होली सेलिब्रेट करोगे नहीं क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। अगर तुम्हें ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस चले जाना, और अगर रेस्ट करना होगा तो रेस्ट। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, ज़रूरी तो नहीं है, अगर मुझे कोई फेस्टिवल पसंद नहीं है तो मैं उसे आप लोगों को सेलिब्रेट करते हुए भी नहीं देख सकता। अहान की बात सुनकर आरजू हैरान रह गई। आज तक जब भी उसने कहा था कि कम से कम अगर अहान को होली सेलिब्रेट नहीं करनी है तो उसके साथ रहकर एक फैमिली टाइम तो स्पेंड करे, लेकिन अहान उस चीज़ के लिए भी नहीं माना और अब आगे से बोल रहा था कि वो उन लोगों को होली सेलिब्रेट करते हुए देखेगा। तभी उसने अहान की नज़रों का पीछा किया तो दरवाजे की तरफ उसे देखते हुए देखा। आरजू पूरा माजरा समझ गई। वो तुरंत बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे मैं सबको बोल दूंगी, कोई तुम्हें रंग नहीं लगाएगा, तुम्हें रंग नहीं पसंद ना। ये बोलकर आरजू वहां से चली गई। अक्सर और प्याली दोनों घर पर आ चुके थे। अक्सर फिलहाल स्टडी रूम में था। उसे ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी जो वो घर से अटेंड करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ प्याली किचन में थी, लेकिन आरजू ने उसे भी जाकर जन्नत की मदद करने के लिए कहा। प्याली मुस्कुराते हुए स्विमिंग पूल एरिया की तरफ बढ़ गई। अहान बाहर गार्डन एरिया की तरफ आया जहां पर जन्नत स्विमिंग पूल के पास थी और स्विमिंग पूल के किनारे पर फ्लावर्स की डेकोरेशन देख रही थी। प्याली भी उसके पास ही थी। जन्नत नीचे जमीन पर बैठी थी और उसका एक हाथ पानी में था। प्याली उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम्हें होली पसंद है क्या? जन्नत ने बिना उसकी तरफ देखी जवाब दिया, पसंद तो बहुत थी, लेकिन शायद अब नहीं है। प्याली हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्यों? अब क्यों पसंद नहीं? क्या तुम आज होली नहीं मनाओगी? जन्नत मुस्कुराई और बोली, आपको तो होली बहुत पसंद होगी ना? प्याली के चेहरे पर हल्की सी मायूसी झलक गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, पसंद तो नहीं थी, लेकिन शायद अब पसंद आने लग जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। प्याली एकदम हैरान रह गई। वहीं जन्नत भी हैरानी से अक्सर और प्याली को देख रही थी। प्याली फिलहाल अक्सर की बाहों में थी। अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पसंद क्या? अब तो तुम्हें होली बहुत पसंद आने वाली है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ प्याली के गाल पर रखना चाहा तो प्याली ने तुरंत उसे धक्का दिया और बोली, ऐसे कैसे? इतनी आसानी से कैसे रंग लगवा लूंगी मैं आपसे मिस्टर शेखावत? इतनी जल्दी से मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। ये बोलकर प्याली तुरंत वहां से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मन्नत की गाड़ी और मीठी अरनाथ की गाड़ी शेखावत मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अर्जुन और मन्नत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आ गए, लेकिन अरनाथ मीठी की तरफ देख रहा था, जिसने गुस्से से अपना मुंह फुलाया हुआ था। अरनाथ उसे देखते हुए बोला, सुबह से तुम्हें रंग लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि रंग लगवाना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। ऐसी भी क्या बात हो गई स्वीट? मीठी ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, हमें अंदर चलना चाहिए, माँ पापा अंदर जा चुके हैं।
ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी दो गाड़ियां और आकर वहां पर रुकी, जिनमें से एक में से निर्भय तारा और एक में से अमानत और रेयान बाहर निकले। अमानत का यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रेयान उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। वो जानता था कि अगर वो किसी त्योहार या पार्टी को ढंग से अटेंड नहीं करेगा तो तारा उससे नाराज़ होगी और वो इन सब का जिम्मेदार अमानत को ही समझेगी। इसलिए वो इस होली के सेलिब्रेशन में आया था। अमानत रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर जाना चाहिए। रेयान प्लीज़, हम वापस चलते हैं ना। रेयान उसके करीब हुआ और उसने अमानत की कमर पर अपना हाथ रख दिया। अमानत एकदम से चिहुक उठी। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड ऑफ होगा, लेकिन सॉरी अमानत, यहाँ पर आना हमारा बहुत ज़रूरी था। प्लीज़ मेरे लिए, आई मीन। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत हल्का सा उससे पीछे हो गई और फिर अगले ही पल उसने रेयान का हाथ पकड़ लिया। रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, बातें हम बाद में करेंगे रेयान, पहले हम अंदर चलते हैं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये बोलते हुए उसने अपने गले पर अपना हाथ रखा। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और उसे लेकर अंदर आ गया। अंदर की तरफ जाकर अमानत ने गार्डन एरिया की तरफ देखा, जहाँ पर होली की बहुत सारी तैयारियां की गई थी। एक तरफ रंगों के स्टॉल लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर कर रखा हुआ था, जिनमें गुलाब के फूलों की पत्तियां और थोड़ा बहुत रंग भी डाला हुआ था। एक तरफ स्नैक्स, मिठाइयाँ और ड्रिंक के स्टॉल लगे हुए थे और एक तरफ पानी से फुलाए हुए बैलून्स थे, जिन्हें देखते ही अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसे पानी के बैलून से खेलना बहुत पसंद था और ये बात रेयान बहुत अच्छी तरह से जानता था। अति उन ड्रिंक के स्टॉल्स के पास आई और उसे कंटेनर को देखने लगी, जिसमें ठंडाई का पाउडर था। वहां पर खड़ा सर्वेंट अति की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, आपको कुछ चाहिए क्या? अति ने अपना सिर ना में हिलाया और अपने हाथों में छुपाया हुआ एक बॉक्स उस ठंडाई के पाउडर में खाली कर दिया। उस सर्वेंट की आंखें हैरत में फैल गईं। अति तुरंत बोली, अगर किसी के सामने अपना मुंह खोला ना तो नौकरी से जाओगे। उस सर्वेंट ने तुरंत अपना मुंह, जो हैरानी से खुला हुआ था, वो बंद कर लिया। अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दूसरी तरफ घूमी तो सामने आरजू खड़ी थी, जो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अति मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा था शेखावत मैंशन में रोमांटिक लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर सड़ियल लोग ज़्यादा रहते हैं और उन्हें रोमांटिक बनाने का यही तरीका है। आरजू उसका इशारा समझ रही थी, क्योंकि अति की नज़रें अहान और जन्नत पर थीं, जो एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। लेकिन अहान की नज़रें जन्नत पर थीं और जन्नत सिर्फ अपना काम कर रही थी और अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि इस वक्त वो गुस्से से भरा हुआ है। अभी अमानत और रेयान दोनों गार्डन की एंट्रेंस पर ही खड़े थे कि एक वेटर उनके सामने ट्रे लेकर खड़ा हुआ। रेयान ने ट्रे में से गिलास उठाया और अमानत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्यास लगी थी ना तुम्हें? लो, ये पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अमानत हल्का सा मुस्कुराई और रेयान के हाथों से वो ठंडाई का गिलास ले लिया। रेयान ने भी दूसरा गिलास उठाया और अमानत और रेयान दोनों ने उस गिलास की ठंडाई को पूरा ख़त्म कर दिया। दोनों के दिमाग में कहीं दूर दूर भी ये बात नहीं थी कि शायद उस ठंडाई में भांग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जशन और तक्षक भी शेखावत मैंशन से निकलकर बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ चुके थे और गार्डन के पीछे की तरफ प्याली आगे आगे भाग रही थी और अक्सर उसके पीछे पीछे। तभी प्याली एकदम से रुकी। भागते भागते वो थक चुकी थी। उसकी नज़र वहाँ टेबल पर रखे हुए एक ट्रे पर गई। उसमें से एक गिलास ठंडाई का उठाया और एक ही सांस में उसे ख़त्म कर गई।